प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। अब व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण कहा किसको जाता है? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 41 में मानी जाती है मित्रों। कितना माना जाता है? 41। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 41। लेकिन अगर पूछे शुद्ध व्यंजन या मुख्य व्यंजन की जो संख्या मानी जाती है वो 33 होती है। कितनी मानी जाती है? 33। परंपरागत व्यंजन या परंपरागत व्यंजन को की संख्या कितनी होती है? 39। परंपरागत व्यंजन की संख्या 39। अब प्रश्न ये बनता है कि ये व्यंजन में कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार है? तो प्रकार में अगर बांटा गया है मुख्य रूप से तो 5 ही प्रकार में बांटा गया है। अगर शुद्ध रूप से देखेंगे मुख्य रूप से 3 भाग हैं, लेकिन कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं वर्गीय व्यंजन। कौन व्यंजन भैया? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। कहां से कहां तक? का वर्ण से मा वर्ण, का वर्ण से मा वर्ण, का वर्ग से पा वर्ग। लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि स्पर्शी व्यंजन नाम काहे पड़ा है? नाम पड़ा होगा तो कुछ कारण होगा, या वर्गीय व्यंजन नाम पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। बिना कारण के तो नाम रखा नहीं गया। तो इसका मतलब है कि स्पर्शी व्यंजन का मतलब ये इसका जब उच्चारण किया जाता होगा इस व्यंजनों का तो कहीं ना कहीं ये स्पर्श करता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्पर्शी व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन इसलिए क्यों रखा गया? क्योंकि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्गों में बटे हुए हैं और वर्ग में बटे होने के कारण इसका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ अगर वर्ग की स्पर्श की बात करें तो जो का वर्ग का उच्चारण, का वर्ग, एक वर्ग में यहाँ कितने वर्ण होते हैं? 5। एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में 25, तो कितने वर्ग हैं? 5। क च ट त प। और संस्कृत में होते हैं कु चु टू तू पु। तो हिंदी में का च ट त प। तो क वर्ग में कौन कौन होता है? क ख ग घ ङ। और ट वर्ग में कौन कौन होता है? च छ ज झ य। और ट वर्ग में जो आता है ट ठ ड ढ ढ़। और ट वर्ग में जो आता है ट वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में जो आता है तो कौन आता है भैया? प फ ब भ म। अब ये जो पांचों हैं, 5 वर्ग, ये पांचों, पहला का वर्ग जो है वो कंठ में स्पर्श करता है और चा वर्ग ताल में स्पर्श करता है, टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य में स्पर्श करता है। मूर्धन्य मतलब नए लोग जो होंगे उनको कंफ्यूजन में होगा कि मूर्धन्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाएगा तो जीभ का जो आगे वाला भाग है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन सब शुद्ध उच्चारण करेंगे तब। और बोल के देखिए ट ठ ड ढ ढ़। तो ऐसे यहाँ ता वर्ग का उच्चारण जब होता है तो दांत में जीभ स्पर्श करता है, त थ द ध न। फ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। इसमें और किसी की जरूरत नहीं, केवल होंठ चलते हैं, प फ ब भ म। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भैया? स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि ये जो है स्पर्श करते हैं। और वर्गीय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और 5 वर्ग हो गए का चा टा ता पा, तो एक एक वर्ग में 5 वर्ण जोड़ोगे तो पंचम 25। इसीलिए इसकी वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। चलिए मित्रों, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन भैया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ को अगर तोड़े शब्द को, जैसे अभी स्पर्शी व्यंजन को हमने बताया था स्पर्श करना,
वैसे अंतस्थ को अगर तोड़ा जाए तो ये दो धातु, दो शब्दों से मिलकर बना। अंता धन अस्था, अस्था धातु है, अंता माने होता है अंदर, अस्था माने होता है बैठना, यानी जिसके अंदर बैठे हो, जिसके अंदर कोई और बैठा हो उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ। अब अंतस्थ का मतलब जिसमें दो लोग बैठे हो उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है मित्रों? 4। कौन कौन? या, वा, रा, ला। या, वा, रा, ला। अब इसमें से अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि या का जो निर्माण होता है वो छोटी और छोटा आ से क्या बनता है? या। और वह जो बनता है उ और आ से वह बनता है। छोटा उ और छोटा आ से वह बनता है। रा जो बनता है री और आ से रा बनता है। और ला जो बनता है लिरी प्लस आ से ला बनता है। और ये बनता कैसे है? किस सूत्र से? तो ये संध के इको एड़च सूत्र से ई का, यानी इको एड़च सूत्र से इक का, इक प्रत्याहार का यड़ प्रत्याहार हो जाता है। तो ई का या, उ का वा, री का रा, लिरी का ला हो जाता है। लेकिन अगर पूछ ले हिंदी में अर्धस्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अर्धस्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, या और वा। तो अर्धस्वर व्यंजन की संख्या कितनी? 2। और तीसरा नंबर बात करते हैं जिसे हम उस व्यंजन या संघार्थी व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन या संघार्थी व्यंजन कहते हैं। अब संघार्थी व्यंजन या उस व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है मित्रों। कितनी होती है? 4। इसका मतलब ये भी कह रहा है ना उस व्यंजन, जैसे अंतस्थ पढ़ा आपने, तो उस व्यंजन, उस माने क्या होता है? गर्मी होता है, गर्म हवाएं निकले। संघार्थी मतलब होता है संघर्ष करते हुए, घर्षण करते हुए जो निकले। इसका मतलब जब इन चारों वर्णों का उच्चारण होता होगा तो वो ज्यादा घर्षण करते होंगे और इसीलिए इसको संघार्थी व्यंजन कहा जाता है। बोल के देखो, स, 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 ह, स, 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 ह। यानी बड़ा सा को तालव्य सा कहा जाता है, तालु से स्पर्श करते हुए निकलता है। षष्ठी सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है, ये मूर्धा में घर्षण करते हुए निकलता है, अर्थात जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठ जाता है। छोटा सा को हम दंती सा के रूप में दंत में स्पर्श करता है, और हा को कंठ से डायरेक्ट जो है निकलता है, और इसीलिए हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। काकल्य वर्ण का मतलब होता है कंठ से निकलने वाले वर्ण को काकल्य वर्ण कहते हैं। इसी के साथ मित्रों हम मिलेंगे अगले क्लास में, और आप महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।